नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। घटना चक्र एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम इन प्रश्नों को कर रहे थे। तो हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम कर चुके हैं। आज की क्लास में आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर नेट की परीक्षा हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के लिए जो क्लास होगी काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं नंबर 1 प्रश्न से। देख लेते हैं, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। प्रश्नों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि भाई आदिकाल को हम पहले पूरी अच्छे से समझ चुके हैं, प्रश्न उत्तरों को भी हम कर चुके हैं। तो बार बार रिवीजन करने का हमारा जो है ये एक बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्योंकि प्रश्नों के जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न है अधिक से अधिक आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को भी मिलेगी और वे प्रश्नों देखने को मिलेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, वीर गाथा काल कहने वाले जो है आदिकाल को वे विद्वान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी जल्दी और अन्य विद्वानों के अनुसार भी हम देख लेते हैं आदिकाल को किस साहित्यकार ने क्या नाम दिया। जॉर्ज गिरियसन ने चारण काल कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल और राहुल सांस्कृतायन ने सामंत काल, महावीर प्रसाद ने बीजवपन काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, हजारी प्रसाद ने आदिकाल कहा तो रामकुमार वर्मा ने चारण काल एवं संधि काल नाम दिया। आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने 2 भागों में बांटा है, चारण काल और संधि काल। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध हमें बताना है। अभी हमने विद्वानों के अनुसार आदिकाल का नामकरण पढ़ा था, तो बीजवपन काल कहने वाले विद्वान रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आंसर ही हमारा हो जाएगा भाई। एक सेकेंड देख लेते हैं, सिद्ध सामंत युग कहने वाले राहुल सांस्कृतायन, सिद्ध संधि काल व चारण काल कहने वाले राम कुमार वर्मा जी और वीर गाथा काल आप सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल वीर काल किसने कहा। वीर गाथा काल कहने वाले विद्वान तो रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। तो वीर गाथा काल अभी हमने देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया। तो बीजवपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल के लिए बीजवपन काल नाम देने वाले विद्वान अभी हमने पढ़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक प्रश्न भाई कई बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो आदिकाल को बीजवपन काल कहा क्योंकि ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है और जितनी भी परीक्षाओं में पीछे पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। तो आपके लिए ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लासेज रहेगी। तो देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी। आई होप बीजवपन काल आपको याद ही हो गया होगा किस विद्वान ने कहा कि बीजवपन काल आदिकाल को कहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे। आदिकाल को वीर काल नाम देने वाले अभी हमने पढ़ा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले नाम देने वाले विद्वान रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। तो इनमें से जो है वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा और चारण काल जॉर्ज गिरियसन ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृतायन ने कहा, लेकिन जो है गद्य काल जो है आधुनिक काल को कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं, इससे संबंधित थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य को इस प्रकार से विभक्त किया। गद्य का आविर्भाव 1900 से लेकर 1925 ईस्वी तक, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन, प्रथम उत्थान जो है 1925 से लेकर 1950 ईस्वी 50
जो ये भाई विक्रमी संवत दे रखा है, अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए तो आपको इसमें से 57 माइनस करने पड़ेगा। गद्य साहित्य का प्रचार द्वितीय उत्थान का रखा उन्होंने 1950 विक्रमी संवत से लेकर 1975 विक्रमी संवत, और गद्य साहित्य के वर्तमान गति तृतीय उत्थान उन्होंने रखा तो संवत 1975 से। इस प्रकार से आप देख सकते हो 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है आधुनिक काल के इतिहास को, यानी गद्य साहित्य के इतिहास को, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है आधुनिक काल को गद्य साहित्य के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा रही है पाली। प्राकृत के विविध रूप है, जिसमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म से ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, और अर्ध मागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची, और जैन धर्म के साथ अर्ध मागधी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब जैन धर्म के साथ जो कौन सी भाषा रही, अर्ध मागधी, लेकिन बौद्ध धर्म की बात आ जाए तो बौद्ध धर्म की बात हम करेंगे तो वहाँ पर हमें पाली को लगाना है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हमें पाली का संबंध मिलता है। और उसके बाद पूर्व की प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ। जो प्राकृत भाषा रही उसकी साहित्यिक महत्व अगर हम देखें तो पूर्व की तुलना में जो है पश्चिम की तरफ अधिक रहा। उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप रहा। इस प्रकार से अगर अन्य तथ्यों से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाए तो आपको कर लेना है एक बार से, फिर आप खुद से रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगली प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना जो है भारतीय बाहुबली रास है, जो कि भारतीय बाहुबली रास 1184 ईस्वी की रचना है। रास नामक पहली रचना अपभ्रंश में रास नामक पहली रचना सरस कीर्ति जो है भारतीय बाहुबली रास 1184 ईस्वी की है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी घोषित किया है, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें मिलते हैं। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त है। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया गया था कि दलपति विजय ही जो है खुमान रासों का कवि था। और ढोला मारू दोहा के कवि कल्लोल है। ढोला मारू दोहा अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था। इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि जो खुमान रासों के रचनाकार है वो वैसे तो अज्ञात माने गए हैं, लेकिन दलपति विजय जो है विद्वानों के अनुसार माने जाते हैं। आलोचकों ने दलपति विजय को खुमान रासों का रचनाकार माना है। ढोला मारू दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि है, लेकिन अगर ऑप्शन में कल्लोल न हो तो कुशल लाभ आप आंसर लगा सकते हो, क्योंकि बाद में जो है कुछ छंद या दोहाबद्ध दोहे जो है कुशल लाभ ने इसमें ढोला मारू दोहा रचना में जोड़ दिए गए थे। इसलिए जो है आप अगर दोनों ऑप्शन में हो कुशल लाभ और कल्लोल तो आपको कल्लोल आंसर लगाना है, लेकिन अगर ऑप्शन में कल्लोल न हो तो कुशल लाभ। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारी 21। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित इनमें से हिंदी रचना कौन सी है? नवोदय विद्यालय में आया हुआ प्रश्न है भाई ये। तो भारतीय बाहुबली रास अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 22। देख लेते हैं भाई। आज थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो हमारे
ये प्रश्न हमारे वही रह गए थे, देख लेते हैं। 2 पेज इकट्ठे ही ले गए हम ऊपर, तो कर लेते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल अभी आपने पढ़ा था। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सिद्ध सामंत युग कहने वाले आप लोगों ने देख लिया। राहुल सांस्कृतायन जी आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृतायन जी ने कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग, फिर राहुल सांस्कृतायन जी आएंगे। आदिकाल को हिंदी के सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन रहे? राहुल सांस्कृतायन जी, आप लोगों ने पता ही है। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो 16 नंबर पर हमारा क्वेश्चन है। प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान रहे हैं, वो है मिश्र बंधु। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने जो प्रारंभिक काल है इसमें थोड़ा सा मतभेद भी बताया हुआ है। तो मिश्र बंधु तथा गणपति चंद्रगुप्त ने दोनों ने ही आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। विकल्प में मिश्र बंधु ही है। अतः जो है, अगर गणपति चंद्र ऑप्शन में होता तो हम गणपति चंद्र को पहले लगाते, क्योंकि आदिकाल को जो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। आरंभिक और प्रारंभिक आपको पता ही है, बिल्कुल एक सेम वर्ड है, एक जैसे है, एक ही जो है हमें वो परिभाषा देते हैं। तो आरंभिक हो या प्रारंभिक, तो मिश्र बंधु ऑप्शन में है तो मिश्र बंधु। अगर ऑप्शन में प्रारंभिक में गणपति होगा तो प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, लेकिन आरंभिक आ जाए तो मिश्र बंधु। इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर गणपति चंद्र ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है हमें मिश्र बंधुओं को ही आंसर में लगाना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 17। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है और राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत, हजारी प्रसाद ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है और उसके बाद जो है मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। यहाँ पर भी जो है गणपति चंद्र को ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा हमारा डी। आप जो है ऑप्शन को फिर से एक बार से देख करके कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा सही सुमेलित किस प्रकार है? तो फिर वही आदिकाल का नामकरण हमारे सामने है। तो आदिकाल का ये भैया भी हमने जो है व्याख्या में ये अगली प्रश्न हमने अभी कर ही लिया था। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार व गद्य की वर्तमान गति नाम से जो है विभक्त करा? तो हिंदी साहित्य इतिहासकार ने जो है किस ने अपने इतिहास ग्रंथ को है इन 4 गद्य 4 उसमें विभाजित किया है। तो ये रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अभी हमने पढ़ा था आधुनिक काल को इन्होंने है गद्य काल को इन्होंने किन किन भागों में विभाजित किया है। देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सी है? ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दोहा घना पुराना अक्षयी पंक्ति किसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है? मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों को जोड़ करके इसका विस्तार दिया। तो कहने का मतलब यही है, ढोला मारूरा दोहा की रचना जो है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य के रूप में हुई। और जो है जो कुशल राय जी रही है, कुशल लाभ भी यहाँ पर हमें कई कई पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो कुशल लाभ ने जो है ढोला मारू दोहा जो कल्लोल द्वारा लिखी गई रचना थी, उसको जो है उसके कुछ पद जो कुछ छंदबद्ध जो है उसमें जो नए जोड़ दिए गए थे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। शाली भद्रशुरी की रचना का नाम बताइए। तो शाली भद्रशुरी की रचना भारतीय बाहुबली रास है, जिसे प्रथम रास परंपरा का ग्रंथ माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं शाली भद्रशुरी रचना का नाम भारतीय बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किन्होंने माना है ये भी आपको ध्यान रखना है। मुनि जिन विजय ने 1184 ईस्वी में शाली भद्रशुरी ने ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि रहे हैं। और इस ग्रंथ में भारतीय बाहुबली भारतेश्वर तथा बाहुबली के
जो चरित्र का वर्णन किया है, दो वीर योद्धाओं का, भारतेश्वर का और बाहुबली का, इन दोनों का जो है चरित्र का वर्णन इसमें भारते बाहुबली रास में जो है शालिभद्र सूरी कवि ने किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 24। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता निम्नलिखित में से है शालिभद्र सूरी। इस रचना के भी रचयिता शालिभद्र सूरी है। देख लेते हैं। पंच पांडव रचित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि रहे हैं। भारते बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य रचना है जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। एक प्रश्न आपको यहाँ से जो है बार बार रिपीट हो रहा है कि भारते बाहुबली रास को जो है रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। तो कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है? तो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारते बाहुबली रास को। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 25। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाले विद्वान रहे पतंजलि जी। दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी परीक्षा में ये पूछा गया था। और अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 26 पे आ गए थे भाई। देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 26। अवहट भाषा से तात्पर्य। अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो ग्रामीण अपभ्रंश ही जो है अवहट भाषा कहलाई। देख लेते हैं। अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है, जिसे अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कह सकते हैं इसको, या प्रवृत्ति अपभ्रंश भी कह सकते हैं। प्रवृत्ति अपभ्रंश का मतलब ये है कि अपभ्रंश के बाद की जो भाषा निकल कर आई अवहट या अपभ्रष्ट, उसे ही हमने जो है अवहट का नाम दिया, जिसका जो अर्थ है ग्रामीण भाषा। तो अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन व संक्रांतिकालीन भाषा मानी जाती है। संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा किस भाषा को कहा जाता है? अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कौन सी भाषा ऐसी रही है जिसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है? वो रही है अवहट। ये आपको ध्यान रखना है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी या फिर ग्रामीण भाषा के बीच की कड़ी भी माना जाता है। अवहट भाषा के मुख्य रचनाकार अब्दुल रहमान, और जिसकी रचना है संदेश रासक, दामोदर कवि जिसकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर जिसकी रचना है वर्ण रत्नाकर, या फिर जो है अगला लेखक है विद्यापति जिसकी रचना है कीर्तिलता। आदि जो इन लेखकों की जो आदिकाल के अंतर्गत इन लेखकों ने रचना, ये जो नाम दिए गए हैं रचना के, इन सभी की रचना जो है अवहट भाषा में इन्होंने की है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? विद्यापति की जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचना है उसकी भाषा क्या है? तो अवहट भाषा में ये रचनाएं उन्होंने लिखी है। और विद्यापति ने पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी है। और इसी प्रकार से जो है अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक है एक प्रकार से खंड काव्य है, ये भी उन्होंने अवहट भाषा में लिखा है। दामोदर पंडित द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भी रचना अवहट में की गई है। और ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा वर्ण रत्नाकर की भी जो है अवहट भाषा में रचना की है। कई बार जो प्रमुख ग्रंथ है उनकी भाषा पूछ ले जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी ग्रंथों की भाषा जो है अवहट रही है। या फिर इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना की भाषा इनमें से अवहट नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 27। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिखा का रूप हमें मिलता है। अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को अवहट नाम दिया गया है। और अवहट में शिखा शब्द जो है
सिक्का के रूप में हमें मिलता है। एक सेकेंड भाई। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अधिकांश साहित्य के अनुसार जो है हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पाद को माना जाता है। राहुल सांसकर्तायन ने नाम दिया था सरहप्पाद को, कहा था कि ये हिंदी के प्रथम कवि है, लेकिन ये जो है सिद्धों के भी प्रथम कवि रहे हैं। तो देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो अधिकांश साहित्यकारों ने अनुसार जो है हिंदी के प्रथम कवि का नाम जो है सरहप्पाद है। राहुल सांसकर्तायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उसके जो है सरहप्पा, सरोज वर्ज, पद्म तथा पद्म वर्ज नाम से ये मिलते हैं। उसके और अन्य नाम भी है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से ये नाम किसका है, या फिर इसका उपनाम दे दिया जाता है, ये उपनाम किस लेखक का है, तो आपको ध्यान रखना है। राहुल सांसकर्तायन द्वारा जो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, सरहप्पा के और अन्य नाम भी है, राहुल भद्र, सरहप्पा, सरोज वज्र, पद्म या पद्म वज्र आदि नामों से ये जाने जाते हैं। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे और उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया तथा बोलचाल की भाषा जो प्रारंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहप्पाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांसकर्तायन ने दोहा कोश नाम से किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सरहप्पा की रचनाओं का जो संपादन हुआ है वो दोहा कोश से किया है राहुल सांसकर्तायन जी ने, और उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने गए हैं और सहजयान व वज्रयान के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में सहजयान व वज्रयान के प्रवर्तक भी सरहप्पा को कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो शालिभद्र सूरी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन रहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और उसके बाद जो है शालिभद्र सूरी ने जो है एक कवि हुए हैं अपभ्रंश भाषा के पुष्यदंत। शालिभद्र सूरी ने पुष्यदंत को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को जो है आचार्य हजारी प्रसाद ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग माने हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या, हमारी नंबर आ गया हमारा प्रश्न संख्या का, प्रश्न संख्या 29। 29 प्रश्न संख्या में हम देख लेते हैं। एक एक पेज को ही करते चलेंगे भैया, ऐसे ऊपर करते होंगे तो हमारे साइड के क्वेश्चन रह जाते हैं, तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि एक एक पेज को ही लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है परीक्षा में मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही जो है मुझे और मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है? तो किस साहित्य के मत के अनुसार शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ये अभी हमने पढ़ा था, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, लेकिन शालिभद्र सूरी ने जो है पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। बढ़ते हैं आगे। कहीं ये परीक्षा में पूछ ली शालिभद्र सूरी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो कहीं आप गणपति चंद्र गुप्त को लगाए आओ, ऐसा आपको करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गणपति चंद्र गुप्त ने जो है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, लेकिन शालिभद्र सूरी ने जो है पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। इसके बाद देख लेते हैं सिद्धों का प्रथम कवि। सिद्धों का प्रथम कवि आप सभी को पता है सरहप्पा रहे हैं। उसके बाद सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अभी हमने पढ़ा था, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान राहुल सांसकर्तायन जी रहे हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहप्पा को।
किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा सकता है और कहीं ना कहीं ये पिछली परीक्षाओं में जो है पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 33, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि हमारा है सरप्पा। सर्वमान्य भी यही है, बहुत सारे विद्वानों ने सरप्पा को ही स्वीकार किया है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, लेकिन जो है अगर सर्वमान्य तौर पर पूछ लिया जाए सरप्पा ही हमारा आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन रहे हैं? तो राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी आ गई 35 प्रश्न संख्या को हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सहजवान के परिवर्तक कौन माने जाते हैं? अभी हमने पढ़ा था, सरप्पा को सहजयान का परिवर्तक माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगर परीक्षा में कथन भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। तो देख लेते हैं कथन को, एक बार हम पढ़ लेते हैं। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यानी परीक्षा में ये ध्यान रखना आपको कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग जो है उत्तरकालीन अपभ्रंश भी कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी भी। इस प्रकार से आपको कथनों में की पॉइंटों को समझते हुए पकड़ते हुए चलना है, ताकि आप जब वहाँ पर परीक्षा में कथनों को पढ़े तो एकदम से ध्यान आ जाए कि ये कथन तो जो है इस विद्वान द्वारा कहा गया। जैसे कि पुरानी हिंदी किसने कहा अपभ्रंश को? तो पुरानी हिंदी यहाँ कह दिया ना इस कथन में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश की भाषा पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि इसमें नए तत्सम शब्द का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार से अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उनका विवेचन किया और रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ लिया जाए अपभ्रंश को जो है क्या कहा, पुरानी हिंदी का नाम देने वाले जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे और प्राकृत भाषा हिंदी जो है या फिर अपभ्रंश कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ही एक विद्वान ने और दिया, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वे रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को जो है आदिकाल के अंतर्गत रखने वाले विद्वान रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य का जो काल रहा वो आदिकाल है। किस विद्वान ने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण करने वाले विद्वान रहे, आपको यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम नहीं दिखाई दे रहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मैंने अभी आपको बताया था। बढ़ते हैं आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पहले विद्वान थे जिन्हें स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी उत्तर अपभ्रंश जो है पुरानी हिंदी है। अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम देने वाले विद्वान कौन रहे, तो रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास के आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल का कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा भाई प्रश्न संख्या
39 39 देख लेते हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का नाम दिया, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। भाई चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है, लेकिन पुरानी हिंदी का प्रथम कवि को स्वीकार किया, राजा मुंज को। अभी हमने जो है व्याख्या के अंतर्गत पढ़ा था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 40। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि निम्नलिखित में से स्वयंभू को कहा जाता है, क्योंकि स्वयंभू ने जो है, देख लेते हैं व्याख्या में ही पढ़ लेंगे हम। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी के निर्विवाद रूप से अपभ्रंश को सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी कि कहा जाता है कि स्वयंभू का जो समय रहा वो 8वीं शताब्दी रहा और उसे अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जो है उपाधि मिली है। और उसके बाद देख लेते हैं स्वयंभू देव द्वारा कृत पौंचरीव 5 कांड और 83 संधियों वाले जो सर्गों वाला जो विशाल महाकाव्य है इनका पौंचरीव, वे राम की भक्ति पर आधारित काव्य है, राम काव्य है एक तरह से। और इसी आधार पर इसे अपभ्रंश का आदि कवि माना जाता है। लेकिन पौंचरीव लिखने के आधार पर ही इसे अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश के वाल्मीकि आदि नामों से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा। अभी हमने पढ़ा था स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो अभी हमने पढ़ा था अपभ्रंश के 8वीं शताब्दी के प्रथम महाकवि स्वयंभू जी हैं। स्वयंभू की कीर्ति का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था पौंचरीव जो है स्वयंभू की कीर्ति रही है, जो कि एक राम काव्य पर आधारित ग्रंथ रहा है, जिसमें 5 कांड और 83 संधियाँ रही है। संधियाँ यानी कि सर्ग। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं भाई प्रश्न संख्या 44। पौंचरीव की किसकी रचना है, तो पौंचरीव जो रचना है वो रही है स्वयंभू की। और एक रचना है पौंचरीव इस प्रकार से इसी तरह की एक रचना रही है भाई, पौंचरीव से मिलती जुलती पौंचरियम है भाई, सॉरी भाई मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा, पौंचरियम। ये रचना किसकी है, तो ये रचना है विमल सूरी की, विमल सूरी। आपको ध्यान रखना है कहीं पर पौंचरियम आ जाए और ऑप्शन में आप स्वयंभू मिल जाए तो स्वयंभू पर लगा दो, या फिर ऑप्शन में स्वयंभू नहीं हो और विमल सूरी हो तो आपको यही ना पता चले कि ये रचना किसकी है, तो विमल सूरी की है पौंचरियम नाम से, लेकिन पौंचरीव जो रचना है वो स्वयंभू की है। ये आपको ध्यान रखना है, मिलती जुलती ये 2 रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 45। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, तो किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद जो है सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, तो ये लिखा है परमात्म प्रकाश में। देख लेते हैं, सॉरी भाई परमात्म प्रकाश ने मैंने राम पर आधारित ग्रंथ ये हमारा पौंचरीव स्वयंभू का ही जो ग्रंथ है, मैं माफ़ी चाहूँगी भाई इसके लिए, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा। तो पौंचरीव जो रचना है उसी में लिखा है कि सीता जो है अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो देख लेते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी परीक्षा में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं, पौंचरीव के द्वारा रचित जो स्वयंभू द्वारा रचित जो काव्य है यह 5 कांडों में विभक्त है और 83 संधियाँ है। इसमें विद्याधरकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, इस प्रकार से इसके कांडों का नाम दिया गया है। या इनके कांडों में से जो है एक अन्य नाम दे दिया जाए, तो जैसे कि दे दिया जाए लंका कांड, तो इसमें लंका कांड नहीं है जो कि रामचरितमानस में है, तो ये पूछ सकते हैं इनमें से पौंचरीव में कौन सा कांड शामिल नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको, अयोध्याकांड, युद्धकांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड तो ये हमें रामचरितमानस के अंतर्गत भी देखने
को मिलते हैं, लेकिन जो शुरुआत का पहला कांड है विद्याकांड, ये हमने जो है रामचरितमानस में ये नहीं है। तो इस प्रकार से ये कांड किसका है? पौंचर्यु का। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, एक एक तथ्यों को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना देखना पड़े। तो देख लेते हैं विद्याधर कांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। जो पौंचर्यु की रचना है उसमें 5 कांड दिखाए दिए गए हैं, और शंभु ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, वह काव्य के वर्णित इसमें अग्नि की परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि लंका विजय के पश्चात सीता को जो है पुष्यक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है, और सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण, दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार एक तरफ तो इस प्रकार का जो है भव्य वातावरण दिखाया है कि सीता को जो के आगमन जो है उसे पुष्पों के विमान पर चढ़ाकर लाया जाता है, कौशल नगरी लाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है राम का यहाँ पर ओछा व्यवहार भी दिखाया गया है कि अग्नि परीक्षा आपको देनी पड़ेगी सीता को। तो अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी, आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाएं। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा, इस ग्रंथ में वर्णन है। तो अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, ये इस ग्रंथ में के अनुसार बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46, इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य इनमें से कौन सा ग्रंथ माना जाता है? वो रहा है भविष्यत कहा जो है लौकिक चरित जो ग्रंथ माना गया है। देख लेते हैं भविष्यत का, जो कि धनपाल का ग्रंथ है, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में जो है सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देख लेते हैं लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्य के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे जिसमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का बहुभूति आप सभी को पता है पुष्यदंत जी रहे हैं, जो कि अपभ्रंश भाषा के 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। तो देख लेते हैं पुष्यदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा गया है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं कौन सी आ गई हमारी 48 पर पहुंच गई भाई। हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? तो पुष्यदंत की रचना नहीं है इनमें से पौंचर्यु, महापुराण, जय कुमार चर्यु और जसहरचर्यु, ये तीनों के तीनों रचना पुष्यदंत की है। लेकिन पौंचर्यु रचना अभी हमने पढ़ी थी स्वयंभू जी की रचना है। इनकी 2 अन्य रचनाएं भी है स्वयंभू जी की, ऋठणेमिचर्यु और सोमभूषण, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुष्यदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जय कुमार चर्यु और जसहरचर्यु। इस प्रकार से आपको इन सभी रचनाओं को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 49, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो इनमें से स्वयंभू कवि की कौन सी रचना नहीं है? अभी हमने पढ़ा था महापुराण जो रचना है वो स्वयंभू की नहीं है, वो पुष्यदंत की है। और पौंचर्यु, ऋठणेमिचर्यु और सोमभूषण, ये तीनों रचनाएं जो है स्वयंभू जी की है, स्वयंभू की है। और महापुराण जो है पुष्यदंत की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 50, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि कौन है? तो खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य सर्जन किया है वो अमीर खुसरो ने किया है। आदिकाल के अंतर्गत खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि अमीर खुसरो है। इस भाषा का इस नाम हिंदवी के से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि माने जाते हैं। मुकरी
लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया। तो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं है खालिकबारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने एवं गज़ल इत्यादि जो है अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 51 खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है। तो खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अभी हमने देखा था अमीर खुसरो जी रहे हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो मुकरी भी जो है ये अमीर खुसरो जी ने लिखी है। तबला सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 53 अमीर खुसरो की पहेलियाँ या मुकरियों का क्या उद्देश्य है। तो अमीर खुसरो की पहेलियों व मुकरियों का उद्देश्य रहा है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। देख लेते हैं थोड़ा सा तथ्य इसके संबंध में। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों ने खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ की जो संख्या 100 बताई जाती है। अब इसमें 20 से 21 ही उपलब्ध है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा शिलांकित कीर्ति है। तो इनमें से जो शिलाओं पर लिखी जाने वाली कीर्ति है वो रही है राउलवेल। शिलाओं पर लिखी जाने वाले यानी कि पत्थर पर लिखी गई जो कीर्ति रही है वो रही है राउलवेल। शिलांकित कीर्ति राउलवेल है। यह गद्य व पद मिश्रित चंपू की प्राचीनतम हिंदी कीर्ति मानी जाती है। इसकी रचना एक सेकंड भाई राहुल नायिका के नक्शिक वर्णन के प्रसंग में की गई थी। प्रारंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का जो है प्रयोग किया, यानी कि गद्य व पद्य की रचना है। तो पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार की रचना है। ये गद्य व पद मिश्रित पद की जो रचना है ये एक प्रकार से चंपू काव्य है, प्राचीनतम चंपू काव्य है जो कि हिंदी में लिखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो तथ्य है हमारा। इस कीर्ति के रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। राउलवेल जो कीर्ति है वो किस कवि ने लिखी है, रोड़ा कवि ने। राउलवेल से हिंदी का नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का प्रारंभ होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस रचना से या किस कीर्ति से नक्शिक श्रृंगार परंपरा का वर्णन जो नक्शिक श्रृंगार परंपरा का प्रारंभ होता है कि शुरुआत नक्शिक श्रृंगार परंपरा की जो शुरुआत है यहीं से हमें देखने को मिलती है। उस प्रकार से बढ़ते हैं आगे चल के जो है फिर बहुत सारे कवियों ने नक्शिक श्रृंगार परंपरा पर अपनी अपनी रचनाएं लिखी है। जैसे कि भाई नक्शिक श्रृंगार परंपरा की रचना लिखने वाले जो प्रमुख कवियों में जो है रीतिकाल के अंतर्गत कवि हुए हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला तथ्य हमारा। इसी भाषा में हिंदी का 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। तो इसकी जो भाषा में उसमें हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए नक्शिक श्रृंगार परंपरा का जो प्रारंभ राउलवेल की रचना से माना जाता है और उसमें किस भाषा में ये लिखी, हिंदी में लिखी। हिंदी में कितनी बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया गया, तो 7 बोलियों के शब्दों का। इस प्रकार से आपको एक एक तथ्यों को समझना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 55। राउलवेल किस तरह की रचना है। अभी आपने देखा है राउलवेल एक प्रकार से गद्य व पद मिश्रित चंपू काव्य है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 56। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो व्याकरण ग्रंथ के रूप में है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर जी का है। तो देख लेते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण से के रूप में प्रतिष्ठित ग्रंथ रहा है और महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की है। दामोदर शर्मा ने कब, 12वीं शताब्दी में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी
के शब्दों में कहा गया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी एक प्रकार से सिद्ध होता है। इस प्रकार से यानी कि उस समय से जो हिंदी व्याकरण की ओर ध्यान दिया गया था, इसी ग्रंथ के आधार पर ही हमें पता चलता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा भी गया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस प्रकार से अगर परीक्षा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पूछ भी लिया जाए तो आप सही आंसर बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारी वही है, प्रश्न संख्या 57। देख लेते हैं अगला प्रश्न। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति किस प्रकार का ग्रंथ है? अभी हमने पढ़ा था एक व्याकरण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? अभी हमने पढ़ा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। ये भाई वर्ण रत्नाकर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 59। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की भाषा मुख्य रूप से क्या रही है? अगर ये पूछ लिया जाए आदिकाल की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा जो है आदिकाल की भाषा है। लेकिन बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली भी आदिकाल के अंतर्गत, जैसे अमीर खुसरो ने शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले जो है खड़ी बोली में रचना लिखने वाले विद्वान जो है अमीर खुसरो माने जाते हैं। अवधी भाषा भी लिखी गई, अवधी भाषाओं में भी रचना की गई आदिकाल के अंतर्गत, जो कि विद्यापति की पदावली आपको देखने को ही मिलती है। डिंगल पिंगल भाषा का भी प्रयोग हुआ आदिकाल में, जो कि आपको पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत देखने को मिला है। लेकिन पूरे के पूरे आदिकाल की जब हम बात करें तो यहाँ पर जो है ब्रज भाषा कही जाएगी। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं एक बार से इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा कि काव्य रचना को दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल के विकास में हुआ, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया था कि ये शैलियाँ डिंगल पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ तथा कोमल भावों की जो अभिव्यंजना हुई वहाँ पर जो है पिंगल शैली की जाती थी। तब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धारदार कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था और डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी। अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय रही यही और उसका जो ब्रज भाषा में विलय हो गया, जो लोग डिंगल और राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं, वे भूल जाते हैं कि वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ जो हैं चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त हुई तथा भक्ति और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस प्रकार यह कहा जा सकता है आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा थी और खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा रही। इस प्रकार से आप देख सकते हो। बढ़ते यहाँ पर हमारा कहने का आशय है कि इस पैराग्राफ के माध्यम से हमने समझ आया कि जो जैसे कि रासो साहित्य हमारे लिखे गए थे उसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन ब्रज भाषा के अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार हम जो है पिंगल शब्दों को जो है कोमलकांत शब्दावली की अभिव्यंजना में मिलती है और डिंगल शब्द जो है डिंगल में जो है कर्कश तरह के जो हमें शब्द देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा जो आदिकाल की ऑल ओवर जो भाषा अगर पूछ ली जाए तो हमें ब्रज भाषा को लगाना है, ना कि जो है डिंगल या राजस्थानी भाषा को हमें चुनना है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 60। एक सेकंड भाई, थोड़ा जल्दी हम करेंगे क्योंकि अभी प्रश्न हमारे काफ़ी रहते हैं। तो देख लेते हैं
रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? रासो ग्रंथ को जो भाषा शैली रही है वो डिंगल शैली में लिखा गया, यानी कि जिसमें अपभ्रंश प्लस डिंगल शैली में होता है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी शब्द, पिंगल में होते हैं अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के शब्द। तो दोनों प्रकार के जो शब्द मिलते हैं, डिंगल भी और पिंगल भी। अपभ्रंश शब्द भी मिले जो रासो साहित्य के अंतर्गत, और पिंगल से जो है ब्रज के शब्द भी मिले, राजस्थानी शब्द भी मिले। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी सारे भाषाओं का मिश्रण रहा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 61। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है। देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य। डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल के राज्यश्रित कवि अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण जो चरित्रों का या गाथाओं का वर्णन करते हैं, वही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 12 रचनाओं का उल्लेख इस काल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 12 रचनाओं का उल्लेख किया, जो कि रासो साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा कृत, हमीर रासो सारंगधर द्वारा कृत, खुमान रासो जो है दलपति विजय द्वारा कृत, और बिसल देव रासो नरपति नाले द्वारा कृत, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा कृत, और जो है परमाल रासो जगनिक द्वारा कृत। इन रासो ग्रंथों को इनमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थान दिया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इनमें से जो है किस रासो ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थान नहीं दिया। तो एक ग्रंथ है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को उसकी भाषा अपभ्रंश होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस ग्रंथ को स्थान नहीं दिया। देख लेते हैं अगला जो हमारा अन्य तथ्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहप्पा, सबरपा, लुइप्पा, वीरुप्पा, डोम्बिप्पा, कन्हप्पा, कुकरिप्पा आदि सिद्ध कवि रहे हैं। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोगी संबंधी ग्रंथ घेरण संहिता और शिव संहिता है। उसके बाद गोरखनाथ द्वारा रचित मुख्य कीर्तियाँ हठयोग, गोरक्षक और ज्ञानमृत, गोरक्षक कल्प आदि है। और जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलता है। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद नाहटा है। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है। अगर ये एक तथ्य हमें नया देखने को मिला है कि अगर ये पूछ लिया जाए इनमें से किस साहित्य को आगम कहा जाता है, तो जैन साहित्य को। इसकी संख्या कितनी बताई है? 12। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हम निम्नलिखित में से कौन सी 84 सिद्धों में शामिल नहीं है? तो 84 सिद्धों में कौन विद्वान शामिल नहीं है? सारंगधर, वीरुप्पा, कन्हप्पा और कुरिप्पा जो है 84 सिद्धों में शामिल है। लेकिन सारंगधर जो है जिसने हमीर रासो ग्रंथ लिखा है, रासो ग्रंथकार रहे हैं, तो रासो में शामिल है, ना कि सिद्धों में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भाई इन प्रश्नों के माध्यम से आप संपूर्ण एक टॉपिक की जो है अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। इतने प्रश्न आपको मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं हर एक प्रश्न आप देख सकते हो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसलिए ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आपको के लिए मददगार साबित होंगे। कहाँ पहुँच गए भाई हम? देख लेते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं करने की कोशिश करूँगी। जो अधिक प्रश्न होंगे जिसमें उसके हम 2 भाग बना लेंगे। जैसे कि हमने साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को एक क्लास में ही कंप्लीट कर दिया था। आदिकाल के प्रश्नों को भी हम लगभग एक क्लास में ही कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर जैसे भक्ति काल के प्रश्नों को जब हम करेंगे, अगर भक्ति काल के प्रश्न हमें ज़्यादा हुई, वैसे भी भक्ति काल थोड़ा बड़ा है आदिकाल से मुकाबले, तो आदिकाल की अपेक्षा भक्ति काल बड़ा है, तो भक्ति काल में अधिक प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो 2 भाग हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से
संपूर्ण हिंदी साहित्य की जो आपकी रिवीजन है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अच्छे से हो जाएगी और आपको सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 63, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आपको पता ही है आदिकाल में जो है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन इसमें मिलता है। यानी कि जनजीवन से हटकर केवल जो है जो रचनाकार रहे थे, कवि रहे थे, वे उन्होंने जो है राजाओं की वीरता को ही अधिक महत्व दिया है। वे राजाओं के दरबार में राजाओं के साथ रह करके उनके साथ युद्धों में जा करके उनकी वीरता का वर्णन करते थे। कृष्ण भक्ति काव्य पर आधारित तो आपको पता ही है, भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण काव्य परंपरा में मिलेगा। निर्गुण की उपासना जो है भक्ति काल के निर्गुण साहित्य में देखने को मिलता है, जैसे कबीर, जयसी जी। उसके बाद उपयुक्त में से कौन सी नहीं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 64, वीरगाथा कालीन साहित्य काव्यों वीरगाथा कालीन रासों काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन है? तो कई बार बोलते बोलते जो है थोड़ी सी जो है शब्द भी इधर उधर होने लग जाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कृष्ण लीला का प्रतिपादन। तो वीरगाथा कालीन रासों काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं मिलता? तो कृष्ण लीला का जो प्रतिपादन हमें देखने को नहीं मिलता, तो इसमें हमें मिलता है आदर्श दाताओं का अतिरंजन पूर्वक वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, और जो जैसे कि पृथ्वीराज रासों में आप देख ही रहे हो कुछ भाग उसका जो है काल्पनिक माना गया है, कुछ ऐतिहासिक माना है। उसकी ऐतिहासिकता पर भी जो है संदेह उठाया गया है। तो कुछ भाग रासो साहित्य का काल्पनिक है, तो कुछ में ऐतिहासिकता देखने को मिलती है। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पृथ्वीराज रासो का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। तो चंद्रवरदायी राजा हुए हैं, वे पृथ्वीराज रासो के साथ साथ रह करके उनके द्वारा किए गए युद्धों का बिल्कुल सजीव वर्णन अपनी रचनाओं में करते थे। देख लेते हैं। वीरगाथा कालीन काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया। इन काव्यों में आचार्य दाताओं का अतिरंजनपूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, हिंदी साहित्य के 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरियशन ने क्या नाम दिया? तो 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज गिरियसन ने क्या नाम दिया, ये आपको पता ही है। तो नाम दिया उन्होंने चारण काल। जॉर्ज गिरियसन ने जो आदिकाल की समय सीमा रही 1400 ईस्वी तक मानी है। वैसे तो 1050 से विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी, लेकिन गिरियसन ने जो है 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है। उस समय सीमा को उन्होंने जो है चारण काल नाम दिया है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य के 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज गिरियसन ने चारण काल नाम दिया है, और इसका जो प्रारंभ है 640 ईस्वी के आसपास वे स्वीकार करते हैं, लगभग 700 के, लेकिन अगर पूरी तरह से देख लिया जाए तो 640 के आसपास ही उन्होंने स्वीकार किया है। अधिकतर विद्वानों का कीर्तियों में जो है गिरियसन का काल विभाजन 700 से लेकर 1300 ईस्वी भी मिलता है। और उसके बाद देखते हैं, जैसे उन्होंने चारण काल कहा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का जो उत्तर प्रदेश द्वारा जो लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक कहा गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बिसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? बिसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो बिसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया, जो कि एक श्रृंगारिक रचना है। बिसल देव रासों में की जो नायिका है वो राजमती है। देख लेते हैं आगे। राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ चले गए? तो राजमती से रूठकर बिसल देव जी जो है उड़ीसा चले गए थे। इसमें
4 भागों में ये कथा बांटी गई है। तो पहले भाग में जो उनका मिलन होता है, विवाह होता है, फिर वे दूसरे भाग में रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं। फिर जो है उसके पिता आकर के राजमती को लेकर चले जाते हैं। फिर अंत में जो है बिसल देव राजमती को जो है उसके पिता के घर से वापस ले आता है, उनका पुनर्मिलन हो जाता है। इस प्रकार से 4 भागों में इस कथा को दर्शाया गया है। कई बार खंड वे पूछ ले जाते हैं कितने खंडों में बांटा है बिसल देव रासो की कथा को, तो आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। बिसल देव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बिसल देव के तृतीय विवाह यानी कि तीसरा विवाह था वो बिसल देव जी का, जिसे विग्रह राज के नाम से भी जाना जाता है। इसको बिसल देव ये यहाँ विवाह तृतीय नहीं है था, बिसल देव तृतीय थे वे। बिसल देव तृतीय के नाम से भी जाना जाता है और विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी इसे जाना गया है। इस राजा को बिसल देव को विग्रह राज चतुर्थ कह सकते हैं या बिसल देव तृतीय एक ही है। तो बिसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्विलम की कथा जो सरस शैली से प्रस्तुत की गई है, इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वामिनी राजा बिसलदेव उड़ीसा यानी कि अब जो ओडिशा से चला हुआ राज्य है, तो 12 वर्ष तक राजमती उसके वियोग से दुखी रहती है। यानी 12 वर्ष तक वो अपनी रानी से रुष्ट रहे, वो उसे छोड़ करके उड़ीसा चले गए थे। दुखी रहता है और वह वीरह से दुखी रहती है। विसल देव के वीरह से जो राजमती है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। वह राजमहल की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है और सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में हमें मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 72। इस रासो ग्रंथ को आल्य खंड के नाम से जाना जाता है। तो किस रासो ग्रंथ को आल्य खंड के नाम से जाना जाता है? तो वो रहा है जगनिक का परमाल रासो। जगनिक का जो परमाल रासो है उसे आल्य खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्य और उद्दल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। और 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्य खंड का प्रकाशन कराया वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रतीक के आधार पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, उन्होंने परमाल रासो के पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। ये पूछा जा सकता है कि परमाल रासो को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आल्य खंड नाम से जाना जाता है। 1865 में जो आल्य खंड नाम किसने दिया? चार्ल्स इलियट ने 1865 का। और जो इस ग्रंथ को जो है नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराने वाले विद्वान कौन रहे, आलोचक कौन रहे? तो श्याम सुंदर दास। और किस नाम से प्रकाशित कराया? तो परमाल रासो से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 73। उत्तर प्रदेश के आल्य खंड के नाम से कौन काव्य प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश के आल्य खंड नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है वो आप सभी को पता है, परमाल रासो प्रचलित है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 80। परमाल रासो के लेखक। परमाल रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जगनिक है। 12 बरस ले कुकर जिए, 1300 जिए सियार, बसी 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्तियाँ हैं ये आल्य खंड की ही है, यानी जो परमाल रासो ग्रंथ से ली गई है, आल्य द्वारा कही गई है। इसमें आल्य और उद्दल नामक परमाल जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो में आल्य और उद्दल नामक 2 वीर योद्धाओं की लड़ाइयों का जो वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। इन दोनों वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन इसमें दर्शाया है। तो वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप हमें इसमें देखने को मिलता है उतना अन्य जो ग्रंथों में देखना दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार हो गई है और
इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर काव्य शुद्ध के रूप में हुई है, शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। इसकी जो कथा है लोक गाथा के रूप में न होकर के शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह एक आल्य विधा है। आल्य एक प्रकार से गाया जाने वाला विधा रही है, जो कि एक सेकंड भाई, पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया। पता नहीं वीडियो डाउनलोड हो पाएगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। देख लेते हैं। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। तो वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। तो वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि बताया है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़े संस्करण को प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1885 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 खंड यानी कि 69 खंड तथा 68 प्रकार के छंद हैं। भाई 69 तो खंड है और छंद कितने हैं? 68। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय रहे हैं, सर्ग रहे हैं यानी खंड रहे हैं। तो और 16,306 छंद है और ये छंदों की संख्या है। अगर प्रकार पूछ लिया जाए तो 68 प्रकार के छंद माने जाते हैं। उसके बाद द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो में 7,000 छंदों को काव्य माना है और इसका प्रकाशन नहीं हुआ। कितने छंदों का प्रकाशन नहीं कराया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। 7,000 जो छंदों का इसमें प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है और जिसमें 19 समय है। तीसरे संस्करण में कितने छंद है? 3500 और कितने समय है? 19। इस संस्करण में हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित की गई है और चौथा संस्करण सबसे छोटा है, केवल 1300 छंद है। इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि है। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है और यानी पिंगल कहा है, जिसमें कि अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता यानी नायिका पूछ लिया जाए पृथ्वीराज रासो की, तो संयोगिता है। परिणय एवं युद्ध का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। चंद बरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं के पारंगत रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 89। सूची का मिलान कीजिए। तो सूची का मिलान हम अब आपको पता ही है, आंसर हो जाएगा बी। विसल देव रासो के जो रचनाकार है विनरपति नाल्य, पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई, परमाल रासो के जगनिक, खुमान रासो के दलपति विजय। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। खुमान रासो के रचयिता। खुमान रासो के रचयिता भी हमने देखा है दलपति विजय। दलपति विजय जो है खुमान रासो के रचयिता रही है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं है? तो सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल 1050 से 1375 विक्रमी संवत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा नाम दिया है। इसका जो उच्चारण काल सिद्ध, सामंत काल और अन्य नामों से भी इसका उल्लेख किया है। इसका जो समय है मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य व चारणी साहित्य, परिकरण साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। बढ़ते हैं आगे, इसमें कौन सी रचना आदिकाल की है? तो इसमें कौन सी रचना आदिकाल की है? वो है विद्यापति की पदावली। सूर सागर जो है भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास जी की है। बीजक जो है कबीरदास जी की है। इस प्रकार से जो है ये विद्यापति की पदावली जो है
आदिकाल के अंतर्गत विद्यापति जी की है। और भ्रमर गीत जो है ये भी सूरदास जी का है, भ्रमर गीत। तो देख लेते हैं विद्यापति आदिकाल की रचनाएं जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण श्रृंगार एवं परिपूर्ण से भरी हुई है। और इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। सूर सागर, बीजक व भ्रमर गीत जो ये सभी रचनाएं ये भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं आगे। आदिकालीन साहित्य का मुख्य रस। आदिकालीन साहित्य का मुख्य रस पूछ लिया जाए तो वीर रस आदिकालीन साहित्य का मुख्य रस माना जाएगा, क्योंकि रासो साहित्य के अंतर्गत आप लोगों ने देखा ही है। तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी इससे संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता और राजाओं के परिक्रमापूर्ण गाथाओं का वर्णन करते हैं। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की ही थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथ की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 98। विद्यापति की कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है भाई? तो मानी जाती है विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचनाएं की है। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत व अवध भाषा में है। कीर्तिलता और कीर्तिपता उनकी अवध भाषा की रचना है। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा जो है ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इसमें कीर्तिलता अभी तक जो है संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा प्रबंध काव्य है। कीर्तिपता का अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है भाई, कीर्तिलता नहीं, सॉरी। और कीर्तिलता जो है ऐतिहासिक महत्व छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट है। और इसके बाद विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। कई बार पूछ लिया जाता है विद्यापति की कौन सी रचना को कहानी कहा गया है, तो कहानी कही जाने वाली रचना है वो है कीर्तिलता। उसके बाद पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, वर्ष कृत्य और जो है गया पतन जो गोरक्षक विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। और इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या, हम देख लेते हैं भाई 10 क्वेश्चन ही और रह गए, ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है उसमें हमें एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। क्या पता कौन सा परीक्षा में रिपीट हो जाए, और इससे आपकी रिवीजन भी, हर एक टॉपिक की रिवीजन आपकी होती चली जाएगी। आई होप आप लोगों ने आदिकाल को बहुत ही अच्छे से कर रखा है। तो लेकिन कुछ समय के बाद कुछ चीज़ों को जो है रिवाइज भी करना होता है, और इससे जो है आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो देख लेते हैं विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है। तो आप सभी को पता है विद्यापति के जो पद है वो मैथिली भाषा में रचित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 100 पूरे 100 पर पहुंच गई हम। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? अभी हमने पढ़ा था कीर्तिपता का रचना अभी तक जो संपादित नहीं की गई। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति इनमें से जो है कि विद्यापति की पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए हैं, क्योंकि मैथिल भाषा में ये लिखी गई रचना है। बहुत ही अच्छी रचना है, जिसमें राधा कृष्ण की श्रृंगारिकता का वर्णन इसमें दिखाया गया है। इस रचना के माध्यम से देख लेते हैं
रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति, जिसकी रचना के कारण मैथिल को किल कहकाए, वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है और विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के रहे हैं, जिसमें नायक नायिका यानी कि राधा कृष्ण है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, और जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद को ही आधार बनाया है विद्यापति ने, ये भी आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। देशिल बहाना सब जग मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो ये प्रसिद्ध उक्ति जो है विद्यापति जी की है कि उक्ति जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर रहा था। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 103। इसमें से कौन सी कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से वशीभूत है? तो विद्यापति जी ही अपनी नव जयदेव की उपाधि से वशीभूत रहे हैं। विद्यापति ने ओरियन व राजवंश के विभिन्न आश्चर्यदाताओं के संरक्षण में गीत रचे हैं। इनके गीतों के भाव, विशिष्टता एवं सौंदर्य गुण से प्रभावित होकर ओनियन वार कुल शिरोमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी है। पूछ लिया जाए तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि देने वाले कौन रहे? तो शिव सिंह। बढ़ते हैं आगे। किस कवि ने अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा है। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो नाथपंथी साधकों में शामिल नाम नहीं है वो है कण्हप्पा। कण्हप्पा जो है कण्हप्पा, सबरपा या सरप्पा, कुइप्पा, डोमिप्पा, कोकिरिप्पा आदि जो है सिद्ध साहित्य के कवि रहे हैं। नाथ के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उसमें चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ और भर्तरीनाथ, जलंधरपी पाउज आदि जो ये लेखक रहे हैं नाथ के अंतर्गत शामिल है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है ये आपको बताना है। तो गोपीचंद का जो है सिद्ध साहित्य में नहीं आता। अभी हमने देखा था ये नाथ साहित्य में शामिल है। ये एक सेकंड भाई, मैं माफ़ी चाहूँगी, बीच में एक बार PDF हट गई थी भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न हमारा, सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध जो है सिद्ध साहित्य से है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 108, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो नाथ पंथ के प्रणेता आप सभी को पता है आदिनाथ है। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ है। योगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उद्धार हुआ। नाथ संप्रदाय के संपादक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और इस संप्रदाय में नौ नाथ यानी गोरक्षकनाथ, जलंधरनाथ और ये है कारीणनाथ, गहिणीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और भृतनाथ, गोपीचंद नाथ आदि मुख्य माने जाते हैं नाथों के अंतर्गत। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। आप सभी को पता है मस्तेंद्र नाथ जी रहे हैं गोरखनाथ के गुरु का नाम। गोरखनाथ को चलाने का जो श्रेय है वो गोरखनाथ तथा मस्तेंद्र नाथ दोनों को जाता है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक का भी माने जाते हैं। नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता कौन माने गए हैं? वे माने गए हैं गोरखनाथ और गोरखनाथ के गुरु मस्तेंद्र नाथ रहे हैं। प्रश्न संख्या 110, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ बताइए। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ रहा है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग ही जो है हठ योग कहलाया है। देख लेते हैं। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया है। हठ योग के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही जो है हठ योग कहा गया है। गोरखनाथ ने षष्ठ चक्रों वाला
योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। सिद्ध साहित्यों की साधना में शून्य का जो पूरक है, पूरक तत्व क्या रहा है? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, क्या था? वो था वज्र। ये आपको ध्यान रखना है। वज्रयान से जो है सिद्धों का, वज्रयानी जो है सिद्ध कहलाए और जो है सहजयानी जो है नाथ कहलाए थे। इस प्रकार महायान, हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं निकली थी, हीनयान और महायान। और महायान के अंतर्गत जो है, महायान के भी फिर आगे चल के दो शाखाएं निकली, वज्रयान व सिद्धयान। देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी इसकी व्याख्या को भी समझ लेते हैं। तांत्रिक सिद्धों की मूल आदि लोकतांत्रिक एवं भौतिक था, किंतु ये थोड़ा कटा हुआ है भाई। सामंती व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनकी भी अपनी कालीनिंग में चपेट लिया। वे भी पंच महाभूतों के समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया में मन की उपत्ति मानने की बजाय चित्त को भी भाव तथा निवारण का बीज मानकर चित्कारवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उसके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन जो छठी इंद्रिय यानी मन के केंद्र में उलटकर अर्ध अध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकवादी हो गए। ये सिद्धों के बारे में बताया गया है भाई, ये आप देख सकते हो। इस प्रतिपादन का मूल सूक्ष्म केंद्र मन हुआ और मन आदि रूप में निर्मल एवं सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है और यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोध चित्ती है, जिससे शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता है। और इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। यानी वज्र रूप किस प्रकार से होता है ये दर्शाया गया है। राग ही वज्र है और उपाय और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणाभूषित राग के महामुद्रा के समागम करने का महाराग होता है, और जो मोक्ष का हेतु है यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की जो साधना है वो शून्यवाद पूरक वज्र है। इसमें बढ़ते हैं आगे। प्रश्न यही बन सकता है कि जो सिद्धों की जो साधना है वो किस प्रकार की रही है? तो शून्य का पूरक तत्व वज्र की ही रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा सिद्ध, एक सेकंड में, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध प्रयोग द्वारा प्रयुक्त भाषा जो है सांध्य भाषा के नाम से जानी जाती है। संध्या भाषा, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा संध्या या सांध्या भाषा कहा जाता है, जिन्हें संध्या भाषा शैली की रचनाई की है तथा भाषा वस्तुतः अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा के रूप में ये हमें मिलती है। और यह एक प्रकार की भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया। जो ये संध्या भाषा जो है वो भाषा शैली है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है भैया आज की क्लास का। तो लगभग आदिकाल को हमने जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से पूरा का पूरा जो है रिवाइज कर लिया है। कुल जो है 1.5 घंटे की क्लास में हमने लगभग 113 प्रश्न बिल्कुल व्याख्या सहित कर लिए हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य के सभी टॉपिकों को हम जो है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे जो अभी भविष्य में आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, चाहे किसी भी स्टेट में टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए जो है प्रश्न कहीं ना कहीं जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हमेशा रिपीट होते हैं। तो PYQ के रूप में भी आप लोगों के लिए ये एक बेनिफिट प्रैक्टिस सेट क्लासेस रहेगी। तो देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। तो वीडियो भाई पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना,
क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही जो नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी मिलता है कि मुझे कुछ ना कुछ बच्चों के द्वारा मिला है। तो देख लेते हैं शीत साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है, शीत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं। शीत साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। शीत साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा थे। सॉरी भाई, सत्य नहीं है, ये पूछा हुआ है, तो एक सेकंड, ये नहीं यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो इसी प्रकार से परीक्षा में भी आपसे हो जाता है, जल्दी जल्दी में हम नहीं शब्द को नहीं देख पाते, तो आप लोगों को हर एक प्रश्न को समझते हुए चलना है। शीत साहित्य का सुझाव सहज साधना की ओर था, बिल्कुल सही है। शीत साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा थे, ये भी बिल्कुल सही है। शीत साहित्य की रचना चार्यापद तथा दोहों में हुई, ये कथन भी बिल्कुल सही है। शीत साहित्य का परिणय पिंगल भाषा में हुआ, तो सांध्य भाषा में हुआ था, ना कि पिंगल भाषा रही। तो सब आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो देख लेते हैं। डॉक्टर तिसितोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजराती और राजस्थान की पश्चिम भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सुरसेन तथा राजस्थान के पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। और शीत साहित्य का परिणय पिंगल भाषा में नहीं हुआ, तय विकल्प डी गलत है। तो इस प्रकार से हमें आदिकाल से संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से आपकी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी रिवीजन भी हो रही है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।